वेलकम टू दुनिया बजट स्पेशल। मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों को हमने आखिरी धमाके का नाम इसलिए दिया है कि पिछले 4-5 बजट जो हैं एक धमाके की तरह आवाम के सर पर आकर लगे हैं। उनके समझ नहीं आया कि वो क्या करें। सिर्फ बजट की बात नहीं है, पूरे साल के दौरान में किसी न किसी बहाने कभी बिजली, कभी पेट्रोल, कभी चीनी, कुछ ना कुछ महंगा होता रहता है। और अब आवाम शायद इतने इम्यून हो गए हैं कि उनको लगता है कि बजट में कितना बड़ा कोई धमाका हो जाएगा, रोज़ ही धमाके होते जाते हैं। आज हम बात करेंगे ज़राअत के हवाले से। हम बचपन सुनते आए हैं कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन अगर ज़राई मुल्क है तो हमारी जो अजनास हैं वो इतनी महंगी क्यों हैं? फूड सिक्योरिटी के हवाले से खदशात क्यों हैं? रोटी इतनी महंगी क्यों है? गरीब को क्यों नहीं मिलती? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे अगर हो सके कि इन सवालों के जवाब आप तक भी पहुंचाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे सामने इस साल, जो अगर हम बात करें ज़राअत के हवाले से, एक अच्छी खबर है कि जो कॉटन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई पे रही है। और वो इस तरह है कि 14.8 मिलियन बेल्स जो हैं कॉटन की जो है इस साल की प्रोडक्शन हुई है। पिछले साल 11.6 थी और ये पाकिस्तान की तारीख़ में हाईएस्ट है कि कपास की प्रोडक्शन जो है वो इस लेवल पर पहुंची। इसमें जो बहुत अहम बात है कि सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने कॉटन की प्रोडक्शन में ऑल टाइम हाई का टारगेट जो अचीव किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है बीटी कॉटन। साइंस का बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है तो हमने देखा है कि हमारी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई। बहुत सारी ऐसी अजनास हैं जहां साइंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर हम ज़राई पैदावार की साल ब साल बात करें, पिछले चंद सालों की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो हमारे सामने आएगा कि जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी जो ज़राई पैदावार है वो नहीं बढ़ रही। आपके सामने जो ग्राफ भी आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि 2008-9 में 4.02 हमारा प्रोडक्शन था और जो हमारी इंक्रीज़ हुई थी ये पिछले चंद सालों में हाईएस्ट है। उसके बाद 2009-10 सैलाब की वजह से सिर्फ 0.62, उसके बाद 2010-11 में 2.38 और 2011-12 में 3.13 और 3.5% तक भी इस साल जो इकनॉमिक सर्वे आएगा तो तकरीबन यही हमारा प्रोडक्शन का लेवल रहेगा। ज़राअत में जो हमारी इस ज़राई शोबे में जो शरह नमू है वो इतनी ही रहेगी। राबिया सुल्तान आज हमें ज्वाइन करेंगी, डायरेक्टर है फार्मर्स एसोसिएशन की। आइए उनसे बात करते हैं कि इस साल क्या सिचुएशन रही, क्या कोई अच्छी खबर है जिसकी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम हर साल यही बात करते हैं, इस साल भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। थोड़ी सी साइंस इस्तेमाल की बीटी कॉटन के ऊपर तो इसके रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या चीज़ रोकती है हमें कि हम बाकी अजनास और बाकी फसलों में थोड़ी सी अकल लड़ा लें, थोड़ी सी साइंस इस्तेमाल कर लें? बहुत शुक्रिया अनीस। ये एक साल का हमारा एक फ़ीचर बन गया है। साल बाद हम बजट को रिव्यू करते हैं और जो आने वाला बजट है उससे जो हमारी तवक्कुआत हैं उसकी बात करते हैं। आपने बात की यहाँ बीटी कॉटन की कि बीटी कॉटन के आने से, उस सीड इस्तेमाल करने से हमारी प्रोडक्शन बेहतर हुई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को हमने मिस किया कि इस 14.8 मिलियन बेल काश्तकार ने पैदा तो कर दी, लेकिन जो उसका हाल हुआ, जो उसका हशर हुआ, 2011 में जो कीमत उसको मिली थी उससे आधी कीमत से कम उसको इस दफ़ा एवरेज वो राबिया, लेकिन वो एक इंटरनेशनल मार्केट फंक्शन नहीं है क्या? वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल प्राइस थी उससे भी कम हमारी प्राइस थी। इंटरनेशनल प्राइस जो थी तकरीबन 3000 के करीब थी। हमारी जो एवरेज प्राइस काश्तकार को मिली वो 2200 से 2300, इन्वेंटरी लॉस भी हुआ, 2200 से 2300 रुपए फी 40 मन उसको मिला। तो ये जो एक उसका नुकसान हुआ जो उसने 2011 में गेन किया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड वो सारा वापस कर दिया। रिकॉर्ड पैदावार हुई। हमने देखा कि 2004 के बाद ये उससे ज़्यादा ये पैदावार थी। अच्छा, यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा, बहुत अहम नुकता है ये। इसमें प्रॉब्लम मार्केट मैकेनिज्म की है, आप क्या समझते हैं? हुकूमत की कोई जिम्मेदारी इसमें बनती है या जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको ये सोचना चाहिए था कि ऑल टाइम हाई पे गई है, हमेशा ऑल टाइम हाई पे नहीं रहेगी, नीचे भी आएगी, अपने आप को कहीं हेज करना चाहिए था, इन्वेंट्री लॉसेस से बचाना चाहिए था? क्या कर सकते थे? क्या व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, मार्केटिंग जो कपास की है, पहले तो टीसीपी का एक किरदार हुआ करता था माजी में कि उसको स्टेबलाइज करने के लिए टीसीपी मार्केट में एंटर होती थी और जो एक मोनोपली थी, मोनोपलिस्टिक सिचुएशन थी, उसको वो तोड़ती थी तो उससे प्राइस डेफिनेटली इम्प्रूव करती थी। इस दफ़ा सिर्फ बातें हुई और टीसीपी ने कोई ख़ास किरदार अपना अदा नहीं किया जो माजी में किया करती थी। ब्रेक, शफीकुर रहमान का जुमला दोहरा दूँ, आपने जब कहा ना किरदार होता था
तो शायद ये वही किरदार है जो कैफे किरदार को पहुंचता है। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद मज़ीद एनालाइज करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। कपास की बात हो रही है, उसके बाद गंदम की बात करते हैं, कहाँ पर हम हैं और क्या इस बजट में काश्तकार के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। वैसे तो कभी नहीं आती, शायद इस दफ़ा आ जाए, क्या आ सकती है, ये डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। भाई नाज़रीन, आखिरी धमाके के हवाले से अवाम क्या कह रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है, मुख्तलिफ शहरों में लोग क्या कह रहे हैं, तो आइए थोड़ी देर के लिए चलते हैं कराची और देखते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या राय है, बजट में उन्हें क्या मिलेगा। आइए देखते हैं। इलेक्शन वाला बजट होगा और इलेक्शन में गवर्नमेंट जो है ना कामयाबी हासिल करने के लिए अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करेगी और ऐसे इक़दाम करेगी जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अवाम जो है वो इतने आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के कि देयर इज़ नथिंग स्ट्रेंज फॉर अस एट एनी मोमेंट एंड वी नो ऑल अबाउट देयर पॉलिटिक्स। और बच्चा जानता है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में खुशगवार उम्मीदों का वाबस्ता रखना जो है सिवाय खामख्याली के और कुछ भी नहीं है। अगर आटा 100 रुपये किलो भी हो जाए ना तो माशाल्लाह अरब रुपये का मालिक है। इनको चाहिए मुखलस हैं तो आधी तनख्वाह कम करें अपनी। आवाम हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनका क्या होता है, ये पेट्रोल बढ़ता है जो साल में और महीने के हिसाब से बढ़ता है, दिनों के हिसाब से बढ़ता है, हफ्ते के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है ना, उससे हर चीज़ बढ़ती है। तो ये बजट जो है ना, ये सीधी सी बात है, एक तरह का मजाक है। आज तक जितने भी बजट आए हैं उसमें आवाम का तो कोई खातिर ख्वाह कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि जो भी हुक्मरान आता है वो अपने ही मुफादात के मुताबिक बजट पेश करता है और उसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के बेनिफिट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो इदारे काम कर रहे होते हैं उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीबों के लिए ऐसा बजट पेश किया जाए जहां आम आदमी को सहूलत बन जाए, अमीरों के लिए नहीं। जो बड़े बड़े गाड़ियों में बैठे हुए, बड़े बड़े घोंसलों में बैठे हुए, उनके लिए बजट की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, एक और बड़ा इशू जो ज़राअत के हवाले से है, राबिया से पूछते हैं, वो है एग्रीकल्चर इनपुट्स का। किसान बेचारा पिसता चला जाता है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। राबिया, डीजल महंगा हो गया, बिजली तो पता नहीं अगर आए जब आए, लेकिन बहरहाल महंगी हुई है। फर्टिलाइज़र भी महंगा हुआ है। फिर खैर जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र आया उससे सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर की, लेकिन ओवरऑल इनपुट्स महंगे हुए। क्या क्या चीज़ें हैं जो मज़ीद आप बताना चाहेंगी महंगी हुई हैं, जो किसान के सर पे बोझ पड़ा? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नीस के जो हमारी इनपुट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो कीमत है प्रोड्यूस की वो हमारे इख्तियार में नहीं है और ये बहुत बड़ा अलमिया है काश्तकार के लिए। यूरिया आपने देखा कि 1800 रुपये हम तक बोरी किसान को मिली। अगर अब किसान फर्टिलाइज़र नहीं डालता तो फिर उसकी आउटपुट पे असरअंदाज होता है। मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी जो हुकूमत की पॉलिसी थी, जो गैस फराहम करने की थी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, वो इतनी नाकिस पॉलिसी थी कि हफ्ते में 3.5 दिन वो सीएनजी को देते थे और 1.5 दिन वो देते थे यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को। अब आप मुझे ये बताएं कि गाड़ियाँ चलानी हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी पे ज़्यादा ज़रूरी है या इस मुल्क में यूरिया बने? बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है और यूरिया जो है वो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है समझ आती है, प्राइवेट गाड़ियों में हम सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इतनी कीमती नेचुरल रिसोर्स है, नायाब नेचुरल रिसोर्स है, जिसको हम इस तरीके से बेगलो गश लुटा रहे हैं। हमारे पास है बहुत सारी, लोग समझते हैं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास बहुत सारी है, क्योंकि हमारी नई तो एक्सप्लोरेशन मेरा नहीं ख्याल के हो रही है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसको बहा दें और जहां दिल चाहे गैस का इस्तेमाल करें। इस पॉलिसी की वजह से अब काश्तकार को नुकसान ये हुआ, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग को तो हुआ सो हुआ, काश्तकार को ये नुकसान हुआ कि उसको 1800 रुपये की बोरी मिली। उसने खाद अपनी का जो तनासुब था वो हम हमेशा बैलेंस के फर्टिलाइज़र यूसेज की बात करते हैं, तो ये तो टोटली इम्बैलेंस हो गया। इसका नतीजा हमारी जो इस वक्त वीट प्रोडक्शन है, हम देखेंगे कि हम अपना टारगेट नहीं मीट कर पाएंगे, क्योंकि एक तो यूरिया की कमी हुई, दूसरे फिर जो आपने फरवरी के महीने में एबनॉर्मल फ्रॉस्ट देखी है और जो अर्ली जहां काश्त की गई थी गंदम, उसमें बहुत नुकसान हुआ है, दाना गायब हो गया है या छोटा हो गया है। तो अभी हमारी प्रोडक्शन आएगी तो वो सामने पता चलेगा कि लेट्स टेक अनदर ब्रेक और उसके बाद छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के मज़ीद बात करते हैं बजट के हवाले से और ज़राअत के हवाले से। हमारे साथ रहिए।
वक़्त भाई नाज़रीन, एबी शाहिद हमारे साथ मौजूद है, मारूफ माहिर माशियत। आइए उनसे बात करते हैं। उनसे बात करेंगे आबादी के तनासुब और ज़राअत के हवाले से। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। 3.74% रहती है हमारी ज़राअत की ग्रोथ, जबकि आबादी हमारी 2% से 2.5% तक बढ़ जाती है। इज़ इट अलार्मिंग? अलार्मिंग इसलिए है कि पाकिस्तान को सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड हुई है। की वजह यह है कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो बेस है उसको उस रफ्तार से रिन्यू नहीं कर सके जिस रफ्तार से हमें करना चाहिए था, क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ती चली गई और इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करने की कीमत बढ़ती चली गई, जिसके नतीजे हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे अब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो सिर्फ हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ इसलिए नहीं चाहिए है कि हमें अपने आवाम की जरूरियात पूरा करना है, ये हमारे एक्सपोर्ट का एक अहम हिस्सा है। चावल और खासतौर पे आपने देखा होगा गेहूं, ये वो चीजें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर उस सेक्टर को देखें जिसका ताल्लुक खुर्दनी अनाज से नहीं है, कपास है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की 3.8% जो है वो हमारी जरूरियात से काफी कम। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? देखा है कि हमारे पास एक और मसला ये भी है कि आप देखते हैं ना कि कुकिंग ऑयल जितना है, खुर्दनी तेल, उसकी बड़ी क्वांटिटी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि सूरजमुखी और सरसों को हम उस मिकदार में पाकिस्तान में पैदा नहीं कर पा रहे जितनी की हमारी जरूरियात है। इसी तरह गन्ने की फसल के बारे में आपने देखा होगा कि हर तीसरे साल एक साइकिल मुकम्मल होता है जिसमें गन्ने की पैदावार इतनी गिर जाती है कि फिर हमें शक्कर इंपोर्ट करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब से बात करने के लिए। एबी शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा इशू ये है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे। स्टार्ट में पॉइंट जो राबिया ने डिस्कस किया था वो ये कि थोड़ी सी आप साइंस लड़ाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। हमें क्या चीज़ रोकती है कि हम इस चीज़ को प्लान नहीं कर पा रहे कि ज़राअत पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और हमने अल्लाह तवक्कुल ही छोड़ रखा है? देखिए जी, रिसर्च का फुकदान है हमारे मुल्क में, और जो हमारी रिसर्च पे पैसा खर्च हो रहा है वो बहुत थोड़ा है। जब हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अपने रीजन में भी बाकी ममालिक को कंपेयर करते हैं तो वो बहुत कम है। हमें रिसर्च की तरफ आना है, हमें ये देखना है कि हमने अगर पैदावार अपनी बढ़ानी है तो किस तरीके से बढ़ानी है, और दूसरी चीज़ उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि हम सिर्फ पैदावार बढ़ाएं और उसकी मार्केटिंग हम ना कर पाएँ तो ये एक और हमारे लिए मुसीबत होगी। क्योंकि जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि जी हम कुछ अनाज प्रोक्योर कर लेते हैं, वो भी अब आपने पिछले चंद सालों में देखा है कि करप्शन की वजह से और मिसमैनेजमेंट की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से वो भी हर साल उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। खासकर जैसे इस दफ़ा वीट की अगर मैं आपसे एक तजवीज़ पूछूं इस बजट के हवाले से तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ख्याल से क्या चीज़ क्रिटिकल है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ज़राअत के लिए पानी है। तो अभी इस दफ़ा वो जो गर्मी कम हुई है, इस दफ़ा आप देखें कि हम एक चीज़ जिसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हर साल हमारे मुल्क में कभी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कभी फ्लड आ रहा है, कभी हमारे गलत मतलब फरवरी के महीने में फ्रॉस्ट का जिस अनहर्ड ऑफ इस तरह के गर्मी लेट आई है हो रहे। इस दफ़ा गर्मी लेट आई है, पूरा अप्रैल बड़ा अच्छा गुजरा है, अब जाके गर्मी शुरू हुई है। तो ये चीज़ें हमारी ज़राअत पे डायरेक्ट अपना असर अंदाज हो रही हैं और हम इसके बारे में हमारा कैसे करें? काश्तकार उसको भी नहीं पता। हमारी देखिए, ये तो हुकूमत को मंसूबा बंदी करनी है, अपनी रिसर्च को हमने रिजर्वायर्स तो चाहिए, तो रिजर्वायर्स की जब बात करो तो यहाँ हम कहते हैं जी मुल्क टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कहत साली आ गई, पानी नहीं रहेगा तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर तो और ज़्यादा झगड़ा होगा, अनाज का जंग होगी। पहले पानी की जंग होती थी, फिर अनाज की जंग होगी। हमारे पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है, फिजिकल स्पेस नहीं है कि हम बाहर से इतना अनाज 23-24 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट कर सकें। और पिछले देखें, ये वो हुकूमत है जिसको 4 कंसेक्टिव साल मिले हैं, जिसने 4 बजट पास किए। ये बहुत कम जमहूरी हुकूमतों को ये एजाज़ हासिल हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि पहले बजट से लेकर और अब जो अब पेश होने जा रहा है, जो कि अब एक महज एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि जी चूँकि जून का महीना आ रहा है तो बजट पेश होना है,
जो पिछले बजट में बातें की गई थी कि हम ये स्टेप्स लेंगे, जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक स्टेट एंटरप्राइज थी कि हम PIA को, पास्को को, इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये देखिए जो पिछले वायदे थे वो तो वफा नहीं हुए, अब हम नए वायदे करने जा रहे हैं और चूंकि इलेक्शन ईयर है तो उनको हम इस तरह से शुगर कोट करेंगे कि आवाम बड़ी खुश हो जाएगी, जी वाह जमहूरी हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, टाइम बहुत कम था, हमने कोशिश की सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कवर करने की। एक बात जो बड़ी अहम है वो ये कि जैसे राबिया ने भी कहा 4 बजट गुजर गए हैं, 5वां आने वाला है, लेकिन अभी तक वाटर रिजर्वायर्स, वाटर के हवाले से कोई भी हिकमत अमली हमारे सामने नहीं आई है। अगर पानी नहीं होगा तो फिर सारे खेत खुश्क हो जाएंगे, खुशहाली हो जाएगी, खुराक का बुरहान हो जाएगा। इसके हवाले से अभी तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई है। सिर्फ तवक्को रखी जा सकती है कि शायद किसी को होश आ जाए, शायद इसी बजट में। अनीस शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।